नमस्कार, मैं हूं मोनिका सिंह और आप देख रहे हैं सवाल 10 बजे। आखिरकार खुद को दुनिया का चौधरी समझने वाले अमेरिका को ईरान के सामने झुकना ही पड़ा। जो वॉशिंगटन कल तक तेहरान को मिटाने की धमकियां दे रहा था, प्रतिबंधों के चाबुक से ईरान की अर्थव्यवस्था को लहूलुहान कर रहा था, आज उसी अमेरिका ने ईरान की जिद के आगे अपने घुटने टेक दिए। इसके बाद अमेरिका के चेहरे से हिकड़ी वाला मुखौटा पूरी तरह से उतर गया। दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच जो ड्राफ्ट मेमोरेंडम लीक हुआ है, वो चीख चीख कर कह रहा है कि अमेरिका की दादागिरी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अमेरिका ने सोचा था कि ओमान की खाड़ी में होर्मुज स्ट्रेट की नाकाबंदी कर ईरान को डरा देगा और दबाव बनाकर अपनी शर्तें मनवा लेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ट्रंप का ये सपना सिर्फ सपना ही बनकर रह गया। हकीकत तो यह है कि जिस होर्मुज स्ट्रेट की नाकाबंदी कर अमेरिका अपनी धौंस जमा रहा था, आज उसी होर्मुज को खुलवाने के लिए अमेरिका गिड़गिड़ा रहा है। इसके साथ ही ईरान की $25 बिलियन की फ्री संपत्ति जो अमेरिका कुंडली मारकर दबाए बैठा था, उसे ब्याज समेत वापस करने का वक्त आ गया है। अब गौर करने वाली बात यह है कि तेल प्रतिबंधों का जो जाल अमेरिका ने बुना था, उससे खुद वॉशिंगटन को काटना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ये अमेरिका की मजबूरी है या फिर ईरान की कूटनीतिक जीत? आज सवाल 10 बजे में हम पूछेंगे, क्या ये शांति की दस्तक है या ताकत के नए खेल की शुरुआत? क्या इस युद्ध ने दुनिया का किंग बदल दिया है? मान लिया है कि दुनिया का नया बॉस अब अमेरिका नहीं बल्कि ईरान है। तो इससे पहले कि हम डिबेट की शुरुआत करें, एक बात समझते हैं कि आखिर ईरान ने करीब 100 दिनों की जंग में क्या कुछ खास किया है। चलिए ये समझने के लिए आप रुक करते हैं हमारे खास मेहमानों का। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ रहे हैं। कर्नल देवानंद हमारे साथ है, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ। डॉक्टर स्वतंत्र कुमार हैं, विदेश मामलों के जानकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत देवनाथ जी आपसे करते हैं। अब ये जो डील हुई है, जिसे लेकर संशय बरकरार था, लेकिन फाइनली हो गई, और आप जिस तरीके से ऑप्टिमिस्टिक थे इस बात को लेकर, वो ऑप्टिमिज्म अब ग्राउंड जीरो पर हो रहा है। क्या माने वाकई में डील हो गई है? और अगर डील हो गई है तो जीत किसकी, ईरान या अमेरिका? हाँ देखो मोनिका, सबसे बड़ी बात है कि इस बार ईरान की तरफ से भी एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स आया है। ईरान ने एक्नॉलेज किया है कि बातचीत हो रही है, ईरान ने एक्नॉलेज किया है कि बातचीत एडवांस स्टेज पर है, और ईरान ने ये भी एक्नॉलेज किया है कि बातचीत में काफी हद तक अमेरिका ईरान के पॉइंट्स को मान गया है। तो वाकई क्या अमेरिका काफी हद तक ईरान के पॉइंट्स को मान गया है, वो हमें 19 जुलाई को फ्राइडे तक आस्ते आस्ते पता लगेगा। लेकिन शुरुआती कदम पे सबसे बड़ा कामयाबी यही है कि लग रहा है कि आज से लेके फ्राइडे तक अमेरिका कोई हमला ईरान पर नहीं करेगा। लग रहा है कि आज से लेके फ्राइडे तक ईरान कोई हमला इजराइल की तरफ या गल्फ कंट्रीज की तरफ नहीं करेगा। हाँ, हिजबुल्लाह के ऊपर क्या इजराइल छोटे छोटे हमले करते रहेगा, उसके बारे में आशंका यही है कि इजराइल हिजबुल्लाह पर छोटे छोटे हमले करते रहेगा, रुकेगा नहीं। लेकिन जब पर्शियन गल्फ खुल रहा है, इससे दुनिया भर में काफी खुशी का माहौल है। आज सुबह जब जापान, साउथ कोरिया, हांगकांग, ताइवान स्टॉक एक्सचेंज खुले, उनका टाइम हमसे 6 घंटे 3 घंटे पहले है, तो बहुत शानदार उछाल के साथ खुले हैं। उसका मतलब है जो प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेस में जो हैं, उनका भी आकलन है कि फ्राइडे तक बहुत बड़ा पॉजिटिव रुझान आएगा। कम से कम इतना तो हो ही जाएगा कि कुछ दिनों के लिए, समझिए अगले 2 महीनों के लिए, अमेरिका और इजराइल ईरान पर कोई हमला नहीं करेंगे, और जवाब में ईरान भी कोई हमला इजराइल की तरफ या गल्फ कंट्रीज की तरफ नहीं करेगा। 60 दिन के एक मोहलत की बात की गई है, जिसमें डिटेल से चर्चा होगी कि बाकी जो मुद्दे हैं कैसे उनको आस्ते आस्ते सुलझाया जाए। जी ठीक है। कर्नल देवानंद, एकाएक क्या हुआ ऐसा? क्योंकि देखिए, डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे थे कि वीकेंड पर डील हो जाएगी, लेकिन ईरान ये कह रहा था कि कोई डील यहाँ पर अभी फिलहाल नहीं हो रही है। ये समझने के लिए डॉक्टर स्वतंत्र कुमार का रुख करते हैं। डॉक्टर कुमार, आपके हिसाब से एकाएक क्या हो गया? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे डील हो रही है, लेकिन ईरान नहीं कह रहा था, अब ईरान भी मान रहा है। देखिए, इसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि अब अगर आज की सिचुएशन को और वॉर से पहले की सिचुएशन को आप कंपेयर करेंगे तो आप ये जानेंगे कि ईरान
ने ये पर्टिकुलर डील जो साइन करने की तरफ बढ़ रहा है उसमें वो पॉजिटिव्स लेके जा रहा है। उनके जो फंड्स फ्रीज हो गए थे वो रिलीज हो रहे हैं। उनके तेल के ऊपर जो प्रतिबंध लगा हुआ था वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, उसकी परमिशन उन्हें मिल रही है। साथ ही 300 बिलियन का रिकंस्ट्रक्शन का उनका जो प्लान है वो भी अमेरिका और दूसरे उसके अलाइज एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई हम ये लगाएंगे पैसा रीबिल्डिंग में ईरान की। और हॉर्मुज खुलेगा, तो हॉर्मुज तो पहले भी खुला हुआ था, उसमें तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं, लेकिन ईरान अपना ऑयल एक्सपोर्ट नहीं कर सकता था उस समय। ईरान के फंड्स फ्रीज थे उस समय और ईरान में पैसा भी नहीं आ रहा था। अब इस डील के साथ ईरान को सब कुछ मिल रहा है, तो पॉजिटिव है ईरान के लिए, तो पॉसिबली उसी वजह से वो आगे बढ़ रहा है। राइट। कर्नल देवानंद, एकाएक ईरान भी मान गया है, अमेरिका भी यहाँ पर अग्रीड हो गया है, इसे किस तरीके से देख रहे हैं? ये जीत ईरान की है क्योंकि ईरान अपनी मांगों पर, अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ था, जबकि अगर हम अमेरिका का जिक्र करते हैं तो अमेरिका की बातों में, डोनाल्ड ट्रंप की बातों में बहुत सारे, अगर हम देखें, अंतर थे। कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। जी, उनका मुझे विजन क्लियर नहीं था। आपका कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है, देयर इज सम नेटवर्क प्रॉब्लम। कर्नल देवानंद, एक बार आपसे आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही है। जी कर्नल देवानंद, हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कर्नल देवानंद, कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अभी अगर आप सुन पाए तो जवाब दे दीजिए। आई एम सो सॉरी। ओके, इट्स परफेक्टली ऑलराइट, इट्स परफेक्टली। देवनाथ जी, आपके हिसाब से अभी ये जो रुख है ये ईरान का लगातार, चूंकि एक तरीके का बना हुआ था, इसलिए इसे ईरान की जीत माने? अनम्यूट कर लीजिए देवनाथ जी। जी हाँ मोनिका, जिस तरह से ईरान अपने 14 पॉइंट्स को बता रहा है, ये 14 पॉइंट ईरान ने कमोबेश यही पॉइंट जब मस्कट में बात हो रही थी तब भी रेज किए थे। उसके बाद जब जेनेवा में बात हुई थी फरवरी के महीने में, उसी वक्त भी ईरान ने इन्हीं पॉइंट्स को रेज किया था। अभी भी ईरान इन्हीं पॉइंट्स को रेज कर रहा है। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि जब मस्कट टॉक्स हो रही थी या जेनेवा में टॉक्स हो रही थी फरवरी में, तो अमेरिका एकदम मूड में नहीं था इन पॉइंट्स को थोड़ा भी सुनने के लिए। लेकिन अब अमेरिका मूड में है ईरान के इन दावों को या ईरान के इन इतना लचीलापन एकाएक कैसे? क्या अमेरिका की कोई मजबूरी है, इतना लचीलापन? हाँ देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो है थिएट्रिक्स और ड्रामाबाजी में यकीन करते हैं। जब वो अब G7 की मीटिंग के लिए जा रहे हैं कल परसों, तो वो वहाँ बहुत बड़ा दावा करना चाहते हैं कि उन्होंने एक और युद्ध थमा दिया है। दुनिया के महान नेता हैं, शायद इस साल के जो नोबेल पीस प्राइज मिलना है वो डोनाल्ड ट्रंप को ही मिलना चाहिए। देखिए, G7 मीटिंग के दौरान वो नहीं चाहते थे कि जो बाकी G6 के मेंबर्स हैं या दुनिया भर से बाकी जो लीडर्स आ रहे हैं, मोदी जी भी जा रहे हैं, वो खामखा उनको ईरान ईरान कह के परेशान करे। तो उन्होंने अपने इस मास्टर स्ट्रोक से यह सुनिश्चित कर लिया है कि G7 में कोई भी नेता द्विपक्षीय वार्तालाप या बहुपक्षीय वार्तालाप के दौरान उनको तंग नहीं करेंगे। दूसरी बात, अब वो G7 में कह सकते हैं कि अमेरिका ही दुनिया का अग्रणी नेता है, वही डिसाइड करता है कि दुनिया में कब कहाँ कैसे होगा। सबसे बड़ी बात है कि G7 की मीटिंग में जो छोटे छोटे देश इनवाइट किए जाते हैं बतौर ऑब्जर्वर, वो भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुस्कुराएंगे, फोटो अपॉर्चुनिटी होगी। अमेरिका ये खुशनुमा माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है कि दुनिया के देशों अमेरिका के साथ रहो, खुश रहोगे। तो G7 और दूसरे जो प्लेटफॉर्म है वो डोनाल्ड ट्रंप को एक मौका देता है अमेरिका को अपने को फिर से सामने लाने का। मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ऑन ए सीरियस नोट, देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलना बहुत दरकार था, क्योंकि गल्फ कंट्रीज जो हैं ये बहुत बुरी तरह से सफर कर रहे थे। चाहे वो ओमान हो, UAE हो, कुवैत, इराक, इन सब देशों में कच्चे तेल का प्रोडक्शन पिछले 2 महीने में 1/3 हो गया था। क्योंकि प्रोडक्शन करके रखेंगे कहाँ, स्टोरेज और भंडारण कहाँ पे करेंगे? एक्सपोर्ट तो हो नहीं रहा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद था। तो बहुत बड़ी रिलीफ है। असल में बहुत बड़ा प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर गल्फ कंट्रीज से भी गया। बिल्कुल देवनाथ जी, देखिए गल्फ कंट्रीज स्ट्रेस में था, गल्फ कंट्रीज में कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा हो रही थी, दिक्कत ईरान को भी हो रही थी। कर्नल देवानंद, आपको मेरी आवाज अभी मिल रही है?
जी जी, अभी मिल रही है, धन्यवाद आपका। जी परफेक्टली फाइन। कर्नल देवानंद, आप देखिए, अब जिक्र हम कर रहे हैं कि मिडिल ईस्ट को बहुत चिंता हुई, मिडिल ईस्ट को नुकसान हो रहा था और इसीलिए वो प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप पर पड़ा है और उसके बाद अब ये डील जो है आगे बढ़ी और भी बहुत सारी बातें कि कहीं ना कहीं पीस, नोबेल पीस प्राइज वो हमेशा से चाहते हैं, तो शायद उसके लिए अब वो एक बार फिर से खुद को आके रख पाएंगे। बहरहाल अभी आपको लग रहा है ईरान की जो स्थिति थी, हम सभी जानते हैं ईरान आर्थिक तौर पर बुरे तरीके से टूट चुका था, उसके बाद भी वो जिस तरीके से अडिग रहा है, उसके सामने अब अगर ये डील होती है तो डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी पोर्ट्रे करे, लेकिन तस्वीर यही निकल कर आ रही है कि ईरान मजबूती से खड़ा रहा है और जीत उसी की हुई है। जी देखिए, सबसे पहले मैं मोनिका जी ये बताना चाहूंगा कि जहां तक पहली बार ईरान इस युद्ध में चर्चा में सामने आया है, मेरा ईरान वो है जो नागरिक हैं, जो युद्ध नहीं चाहते हैं, और आईआरजीसी और ईरान दोनों के बीच में अब आईआरजीसी कमजोर पड़ा, मेरा सबसे पहले ये मानना है। और इस कमजोरी के बीच में ये जो मेमोरेंडम ऑफ एमओयू की जो बातें हो रही हैं 19 तारीख को होंगी, उसके बीच में मैं देख रहा हूँ कहीं दुनिया को इतना खुश होने की जरूरत नहीं कि ईरान ने घुटने टेक दिया है, अमेरिका ने घुटने टेक दिए। ये युद्ध की जो रणनीति है, हम छोटी छोटी चीजों में देखने के बजाय ये मानना पड़ेगा कि ये जो हॉर्मुज का जो वेपनाइज किया गया था, उससे दबाव अमेरिका पे भी आया, ट्रंप पर भी आया और ईरान पर भी मजबूरी आई। आईआरजीसी आज भी अभी सरेंडर नहीं कर रहा है, आईआरजीसी आज भी वो हरकतें करेगा। देखिए, मैं बहुत लंबे समय से कह रहा हूं, पहली बात तो एक अच्छी बात है, दुनिया के लिए अच्छा संकेत है अगर ट्रेड सामान्य होता है, महंगाई कम होगी, तेल जिन हरकतों का आप सप्लाई। जिक्र कर रहे हैं आईआरजीसी के, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आईआरजीसी की तरफ से अटैक्स होंगे इसराइल पर, अमेरिका पर या मिडिल ईस्ट के बाकी कंट्रीज पर? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, जो युद्ध का जो ये पूरा खराब किया था माहौल, आईआरजीसी का किया हुआ है। आईआरजीसी ने अभी तक नहीं माना है कि अपने प्रॉक्सीज को वो सपोर्ट करना बंद करेगा। अगर ये सपोर्ट करना बंद नहीं करेगा तो इजराइल उनके साथ उनको ठोकना बंद नहीं करेगा, तो युद्ध तो देखिए अलग तरीके से चलेगा। और आईआरजीसी ने अभी तक ये भी नहीं माना है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स को डीन्यूक्लियराइज कर देंगे या कहीं दे देंगे, ऐसी चर्चा कहीं नहीं है। अभी एक ही चर्चा मुख्य बिंदु है कि तेल का, हॉर्मुज का जैसे पहले था वैसे होगा। तो इसके अंदर मैं तो और कुछ देख रहा हूं कि ट्रंप की मजबूरी हो सकती है, बट कहीं कहीं ये जो ताकतें हैं जो 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 इंटरनेशनल कानून को नहीं मानती हैं या एक धार्मिक आधार पर वो अपना काम चलाती हैं, वो इस समय को मौका देख रही हैं और इस मौके का लाभ उठा कर्नल करके देवानंद, हाँ, अभी वो कमजोर अंतर्राष्ट्रीय पड़ेंगे। कानून का पालन तो मुझे लगता है शायद कोई भी देश नहीं कर रहा। जिस तरीके से 28 फरवरी से शुरुआत हुई है, अंतर्राष्ट्रीय कानून की तो धज्जियां जिस तरीके से उड़ी है, जैसे आप पानी के संयंत्रों पर आपने अटैक किया है, आपने स्कूल्स को निशाना बनाया, तो वो जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, वो जो मानवीय हम बातें करते हैं, वो तो धरी की धरी रह गई हैं। उसके बारे में तो अमेरिका क्या ही बात करे, इस पर तो शर्म आनी चाहिए। डॉक्टर कुमार, आपका क्या नजरिया है? अभी जो ये स्थिति बनी है, अब आईआरजीसी कट्टरपंथी है, आईआरजीसी की जो स्थिति हम जानते हैं, लेकिन अभी ईरान में वो एकजुटता आपको नजर आ रही है, क्योंकि अमेरिका ने पूर्णतः कोशिश की थी कि गृह युद्ध छिड़ जाए ईरान में, लेकिन अभी जिस तरीके से वो लोग एक साथ नजर आए हैं, उन्हें कहीं ना कहीं ये समझ लिया है कि बाहरी ताकतों से खुद को बचाना है। जी मोनिका जी, देखिए, इसमें जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं पूरी तरह सहमत हूँ उससे। वजह क्या है कि कोई भी कंट्री ऐसा नहीं चाहता कि वो फॉरएवर युद्ध में रहे। देखिए, युद्ध में कोई भी कंट्री नहीं रहना चाहता। ईरान की इकोनॉमी भी तो ध्वस्त हो रही है, आप ये देखिए। आईआरजीसी, जैसे कर्नल साहब ने कहा कि आईआरजीसी इसका विरोध करेगा, तो मेरा थोड़ा कंट्रास्टिंग व्यू है उसमें। आईआरजीसी विरोध इसलिए नहीं करेगा क्योंकि आईआरजीसी का अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट इसके साथ इन्वॉल्व है। अगर फंड्स रिलीज हो रहे हैं ईरान के, साथ ही उन्हें ऑयल को एक्सपोर्ट करने की परमिशन मिल रही है, तो उसके साथ आईआरजीसी को भी बेनिफिट्स होंगे। तो प्रोबेबली इसी वजह से आईआरजीसी साथ चलेगा इस डील के। और देखिए, दूसरी तरफ अमेरिका है। अगर अमेरिका के इंटरेस्ट की अब बात करें तो वो अमेरिका को झुकना पड़ रहा है इसमें, और झुकना उस स्थिति में पड़ रहा है जब अमेरिका आज की तारीख में दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर बन चुका है। वो तीसरे नंबर पे था युद्ध से पहले, आज की तारीख में सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 10 मिलियन बैरल्स पर डे से ज्यादा एक्सपोर्ट किया है उसने लास्ट मंथ। तो देखिए, कहीं ना कहीं अमेरिका सेक्रीफाइस कर रहा है इस पोजीशन को, बिकॉज जब स्ट्रेट खुलेगा तो बाकी सारी कंट्रीज भी अपने ऑयल को एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो पोजीशन अमेरिका की सबसाइड होगी। क्योंकि यूरोप और एशियन कंट्रीज जो ऑयल ले रहे हैं अमेरिका से, वो फिर अगर मिडिल ईस्ट से शुरू हो जाएगा तो वहां से लेना शुरू करेंगे। तो आप
इस पोजीशन को पूरी तरह एनालाइज करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि अमेरिका झुक रहा है इस मामले में। हाँ। और दूसरी तरफ जैसे कर्नल साहब ने कहा कि भाई कुछ भी करेंगे कंट्रीज, कुछ भी कर सकते हैं, अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। अनप्रिडिक्टेबिलिटी हमेशा ही रहेगी। आप देखिए, आप कैसे इंटरनेशनल अफेयर्स में प्रिडिक्टेबिलिटी की बात कर सकते हैं जब चाइना एक तरफ अपने आप को मजबूत करता चला जा रहा है, रशिया के अपने इंटरेस्ट हैं, अमेरिका के अपने इंटरेस्ट हैं, मिडिल ईस्ट में कितना फ्रेगमेंटेड पावर सिनेरियो है। तो अनसर्टेनिटी तो रहेगी, वो खत्म नहीं होने वाली। बट करंट सिनेरियो ये है कि इस स्थिति में अमेरिका झुक रहा है और ईरान कहीं ना कहीं अगर ये डील होती है तो मुझे लगता है अपर हैंड पे रहेगा। ठीक है जी। देवनाथ जी, अब जब डील होने की बात हो रही है, सो अब आगे किस तरीके से बढ़ा जाएगा? क्या हॉर्मुज़ स्ट्रेट में जो सैन्य मौजूदगी अमेरिका की है वहां से बैक ऑफ कर लिया जाएगा धीरे धीरे वो पूरा जो इलाका है? क्योंकि ये भी बात सामने आ रही है कि अमेरिका हस्तक्षेप नहीं करेगा ईरान के आंतरिक मामलों में। अब ये आंतरिक मामला क्या हॉर्मुज़ भी है, इससे पूर्णतः अमेरिका जो है अब अलग हो जाएगा? और वो जो टोल की बात थी उसे लेकर किस तरह की चीजें सामने आ रही हैं? मोनिका देखो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अमेरिका की नेवी तो रहेगी, पहले भी रहती थी, क्योंकि एज ए पॉलिसी अमेरिका जितनी गल्फ कंट्रीज है सब जगह पे अपनी आर्मी नेवी एयरफोर्स के बेस को मेंटेन करता है। कतार में तो सेंटकॉम का हेडक्वार्टर है, उनकी नेवी का भी बहुत बड़ा बेस है, 10,000 से ज़्यादा ट्रुप्स वो रखता है। तो अमेरिकन नेवी ओमान की खाड़ी में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, पर्शियन गल्फ में हरकत करती रहेगी, लेकिन वो सिर्फ होगा कि जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं। वो किसी मिशन पर या किसी ब्रीफ पर किसी पर हमला करने नहीं जाएंगी। प्रेजेंस रहेगा लेकिन ऑफेंसिव प्रेजेंस नहीं रहेगा। जैसे कि फरवरी के महीने के पहले जो माहौल था, क्या अमेरिका अपने बेसिस को वहां से हटा देगा? उसका ईरान का बहुत बड़ा दावा है कि अमेरिका को हटा देने चाहिए अपने बेसिस को वहां से। लेकिन देखिए, 40 साल में, 30 साल में, 20 साल में अमेरिका ने बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके इन बेसिस को यहाँ बनाया। शुरुआती दौर में उनका तात्पर्य ये था कि रूस के इन्फ्लुएंस को दूर रखना। अब रूस तो कमजोर हो गया है पहले के मुकाबले, लेकिन अब चाइना का इन्फ्लुएंस पश्चिम एशिया में बढ़ रहा है। तो अमेरिका अपनी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स बेसिस को वहां पे हमेशा रखना चाहेगा, क्योंकि चाइना के बढ़ते हुए प्रभुत्व को कैसे कंटेन करना है। एक और चीज मोनिका है कि ये गल्फ कंट्रीज भी नहीं चाहती कि अमेरिकन फोर्सेस वहां से हटे। ये सारी कंट्रीज डेमोक्रेसीज तो है नहीं, कहीं पे किंग है, कहीं प्रिंस है, कहीं पर शाह है, कहीं पे अमीर है, कहीं पे शेख है, डायनेस्टिक रूल है। तो इन लोगों को खुद अपनी जनता पे यकीन नहीं है, भरोसा नहीं है। ये अरब स्प्रिंग से बहुत ज्यादा डरते हैं, ऐसा वाला माहौल फिर से ना आ जाए। तो ये चाहते हैं कि अमेरिकन ट्रूप्स जो वहाँ डिप्लॉयड हैं वो उनको एक आंतरिक सुरक्षा दें, इंटरनल स्टेबिलिटी बनाए रखने में मदद करें। जी मोनिका। ठीक है कर्नल साहब, अभी देखिए डील की बात हो रही है, लेकिन इजराइल जो अटैक कर रहा था लेबनान पर, क्या वो लगातार जारी रहेंगे और क्या उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अमेरिका और ईरान के बीच हो रही बातचीत पर? देखिए, जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं ये कह सकता हूं कि जो इजराइल है अभी इस बिंदु में, इससे पहले एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, आपकी इजाजत चाहूंगा जी। वो ये है कि अमेरिका का दबाव में आना एक और सामरिक कारण मैं देखता हूं। वो ये है कि इस युद्ध के कारण ईरान चीन के बहुत नजदीक चला गया। चीन की एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी बहुत सस्ते दाम में मिल रही थी। रूस भी मजबूत होता चला गया। तो इसलिए मेरे ख्याल से लगता है कि अमेरिका ने दबने के बावजूद, अपना नुकसान, अपनी इज्जत कम करने के बावजूद ये फैसला किया कि चीन और रूस को अगर कमजोर करना है आर्थिक स्थिति में तो इस युद्ध को बंद करना पड़ेगा। अब आता हूं इजराइल पर। देखिए, इजराइल का यह हाल है कि अमेरिका चाहे सो कह ले, मेरा आकलन है, हो सकता है गलत हो, मैं उम्मीद करता हूं कि शांति आएगी, बिल्कुल लड़ाई झगड़ा बंद होगा। पर कैसे बंद होगा? जब तक कि ईरान के जो असली मिलिट्री पावर हैं वो अलग है। पब्लिक चाहती है कि भाई हम इतनी महंगाई, इतना हमारे सैंक्शंस लगे हुए बंद हो, हमारा जीवन सामान्य हो। और उधर इनकी मानसिकता अभी भी है कि हिजबुल्लाह को वो समर्थन कर रहे हैं। और कल ही भारत के अंदर एनआईए की रिपोर्ट आई है जहां पर बताया गया कि हमास ने पहलगाम हमले में उनकी पूरी भूमिका थी। तो इस तरह की जो ये चीजें हैं, मैं देख रहा हूं बिल्कुल युद्ध शांत होगा, हॉर्मुज भी खुलेगा। पर ये जो इनका जो इजराइल वर्सेस ईरान और सऊदी अरेबिया का जो कंटेक्स्ट है वो इतना जल्दी समाप्त नहीं होगा, ऐसा मैं मानता हूं। जी मोनिका जी।
बिल्कुल। डॉक्टर कुमार, देखिए, इससे पहले हम ये भी लगातार बात कर रहे थे कि एग्जिट चाहिए अमेरिका को इस युद्ध से बाहर निकलने के लिए। उन्हें भी समझ में आ रहा है कि उन्होंने एक पंगा ले लिया है, जबरदस्ती वो युद्ध उनका था भी नहीं, लेकिन उसमें वो इंक्लूड हो गए। सो अब वो एग्जिट चाहिए, और एग्जिट भी पूरी सम्मान पूर्वक चाहिए, टेक अवेज चाहिए। सो अभी इस युद्ध से ईरान को क्या क्या मिल रहा है वो हमें साफ दिख रहा है, अमेरिका को क्या मिल रहा है वो जरा आप समझाइए हमारे दर्शकों के लिए। देखिए मोनिका जी, हुआ क्या कि जो ट्रंप साहब की नीतियां थी आप शुरू से देखते आ रहे हैं। पहले उन्होंने टैरिफ वाली पॉलिसीज अप्लाई की, उसके बाद वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा लिया। तो वो जो एक्शन था उनका वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठाने वाला, वो उन्होंने सिर्फ एक दिन में कुछ घंटों में कर लिया। तो उससे कहीं ना कहीं उन्हें ये विश्वास हो गया कि भाई हम जो चाहे कर सकते हैं, एक क्विक एक्शन हम लेंगे और किसी के ऊपर हम अपनी पॉलिसीज को फोर्स कर देंगे। तो जो 28 फरवरी को इन लोगों ने अटैक किया ईरान के ऊपर, टॉप लीडरशिप खत्म कर दी, तो इन्हें लगा कि भाई ये गेम भी ओवर हो गया। बट 107 दिन तक ये वहां पे फंसे रहे, वो गेम इतनी आसानी से ओवर नहीं हुआ। और यहाँ पे जो कर्नल साहब ने अभी बात कही कि क्योंकि रशिया और चाइना मजबूत हो रहे हैं इस युद्ध से, ये डेफिनेटली सही है। क्योंकि देखिए, रशियन ऑयल का भी एक्सपोर्ट बढ़ा है, उसके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए थे इस वॉर से पहले, अमेरिका ने ही लगाए हुए थे। लेकिन जब ये वॉर शुरू हुई तो ऑयल सोर्सेज को ओपन करने के लिए इन्होंने रशियन ऑयल को भी ओपन किया। तो रशिया ने भी खूब दबा के ऑयल बेचा, वो सेकंड नंबर पे पहुंच गया। सऊदी अरेबिया थर्ड नंबर पे ऑयल एक्सपोर्ट्स में करंटली। तो रशिया को फायदा हुआ। दूसरा, चाइना ऑलरेडी काफी सारा, एक तो अपने यहाँ रिसोर्सेज रखता है ऑयल रिलेटेड, उसने उन रिसोर्सेज को यूज किया, और रशिया से जो पाइपलाइन जा रही है चाइना, उसके माध्यम से उनका ऑयल वाला काम चलता रहा। तो वो भी प्रेशर में नहीं आए। प्रेशर में सिर्फ एक कंट्री आया, वो अमेरिका। क्योंकि ट्रंप साहब को लगता था हम एक झटके में ये काम कर लेंगे, नहीं कर पाए। वो लिंगर ऑन होता चला गया कॉन्टिन्यूसली। कई बार उन्होंने प्रयास किया, ईरान हट गया डील से। तो प्रेशर में था अमेरिका। तो इसी प्रेशर की वजह से और प्रेशर से बाहर निकलने के लिए समवेयर डाउन द लाइन मुझे लगता है ये डील की जा रही है। और कर्नल साहब जो बात कह रहे थे कि भाई रशिया और चाइना को फायदा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है फायदा, और ये एक बड़ी वजह है सारे खेल में। हालांकि चाइना का अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो चाइना बड़े पैमाने पर जो ऑयल है वो इंपोर्ट करता है ईरान से। सो ऐसे में उस दिशा में क्या नुकसान चाइना को नहीं हो रहा था? भाई तेल वहां से आ नहीं पा रहा था, और मेजरली जो ऑयल लेता है ईरान से वो चाइना ही लेता है। एक्चुअली चाइना के पास जो रिजर्व्स हैं, ऑयल के रिजर्व्स, वो काफी बड़े हैं। तो उन्होंने क्या किया, इस सारे पीरियड में महंगा ऑयल उन्होंने नहीं खरीदना था, क्योंकि ऑयल के प्राइसेस अभी बढ़े हुए हैं। तो उन्होंने डोमेस्टिक रिजर्व्स को यूज किया प्राइमरीली, और दूसरा जो रशियन पाइपलाइन है उसे यूज किया। और वहां पे भी देखिए इंटरनली जो प्रोडक्शन है उसमें कट आया, क्योंकि आप ज्यादातर क्रूड ऑयल इस्तेमाल करते हैं सारे प्रोडक्शन रिलेटेड इश्यूज में। तो प्रेशर में डेफिनेटली था। लेकिन आप देखिए, जब ट्रंप साहब चाइना गए थे तो क्या हुआ था, शी जिनपिंग ने खुले तौर पे उन्हें कह दिया था कि आपने जो काम किया है उसके बाद अगर हम ताइवान पे कब्जा करेंगे तो आप बोलना मत उसमें, अदरवाइज आप डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन करेंगे हमारे साथ। डराया था उन्होंने लिटरली ट्रंप साहब को, और ट्रंप साहब डर के वहां से वापस लौटे थे। कर्नल साहब, वक्त थोड़ा लिमिटेड है, 20 सेकंड्स आपके पास है, कंप्लीट कर लीजिए। जी 20 सेकंड्स। जी। तो वो सारे सिनेरियो आप देखिए, चाइना ने डॉक्टर कुमार टाइम में जी, डॉक्टर कुमार आपकी बात कर रहे हैं। जी कर्नल साहब, जल्दी से 20 सेकंड्स में कंप्लीट कर लीजिए। आवाज चाहूंगा, मैं एक बहुत जरूरी बात बताना चाह रहा हूँ। चाइना को कभी भी नुकसान नहीं हुआ इस युद्ध के दौरान। चाइना के जो शैडो फ्लीट है उसके माध्यम से तेल आ रहा था, वो भी सस्ता आ रहा था, रिमेंबर। दूसरा था रूस की जो पाइपलाइन जो अभी डॉक्टर साहब ने बताई। तीसरी है कि ईरान बॉर्डर से लेकर के जो ऊपर एक जो झील के माध्यम से करीब 1100 किलोमीटर वो समुद्र का इस्तेमाल, वो झील का इस्तेमाल करते थे, और ट्रेन रूट भी अवेलेबल था। ट्रेन रूट और सी रूट में इतना ही फर्क था कि ट्रेन रूट करीब 19 दिनों में तेल पहुंचाता था, और जो समुद्री जहाज है वो 12 दिन में। तो कम जा रहा था, पर ईरान की चीन मजबूती से अपना फायदा उठा रहा था। रूस से भी सस्ते थे पैसे में तेल मिलाकर, जैसे कि आप सभी ने बताया कि प्रेशर चौतरफा डोनाल्ड ट्रंप पर था। एक तो विस्तार भी रोकना था, जिस तरीके से चीन का प्रभाव बढ़ रहा है, रशिया का प्रभाव बढ़ रहा है, मिडिल ईस्ट से भी वो प्रेशर आ रहा था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कीमती राय साझा करने के लिए इंडिया डेली के माध्यम से। तो डील की बात हो गई है, और कहीं ना कहीं इस पूरे सिनारियो में, इस पूरी पिक्चर में ईरान का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार ईरान को धमका रहे थे, अब ऐसा लग रहा है कि उनके तेवर वाकई में
नरम पड़े हैं। वजह चाहे जो भी हो, चाहे वो चौतरफा दबाव हो, चाहे वो चीन और रशिया के प्रभाव को रोकना हो, मिडिल ईस्ट के आ रहे प्रेशर को रोकना हो। एक छोटा सा ब्रेक। इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 इन सभी प्लेटफॉर्म पर आप लाइव देख सकते हैं।